हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस नाम से सीबीएसई पैटर्न में है, लेकिन आईसीएसई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। तो अब ये दोनों को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले हमको पता लगाना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता क्या है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को समझने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। जिस चीज में या जिस कंपाउंड में कार्बन का प्रॉपर्टी पाया जाता है या कार्बन खुद मौजूद होता है वो ऑर्गेनिक होता है, और जिस चीज में कार्बन का प्रॉपर्टी और कार्बन मौजूद नहीं होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। एकदम आसान सा भाषा। जिसमें कार्बन दिखे वो ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं दिखे वो इनऑर्गेनिक। तो अब हम समझते हैं, जैसे हम यहाँ लिख दिए CuSO4, यहाँ लिख दिए HCl, यहाँ लिख दिए HNO3। तो ये सारा कुछ में हमको कार्बन नहीं दिख रहा, लेकिन कभी तुम लोग ये बोल सकते हो कि सर यहाँ तो C दिख रहा है, C मतलब कार्बन होता है। तो यहाँ कार्बन नहीं है, ये Cu है जिसको हम कॉपर के नाम से बोलते हैं, और ये Cl है जिसको हम क्लोरीन के नाम से बोलते हैं। कार्बन अलग से C होता है, लेकिन जब कोई चीज मिला हुआ है, जैसे ये चीज का नाम है Cu, तो ये कॉपर होगा, इस Cl है तो कैल्शियम, ये क्लोरीन होगा, Ca होगा तो कैल्शियम होगा, इसी टाइप से। तो ये कार्बन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक हो गया। और ऑर्गेनिक क्या होता है? जिसमें कार्बन का मौजूदगी रहता है। जैसे हम लिख देंगे H2CO3, तो इसमें कार्बन मौजूद है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे CH4, इसमें कार्बन मौजूद है। यहाँ लिख देंगे हम C6H12O6, इसमें कार्बन मौजूद है। तो जो चीज में कार्बन का मौजूदगी रहता है वो ऑर्गेनिक होता है, जो चीज में कार्बन का मौजूदगी नहीं रहता है वो इनऑर्गेनिक होता है। यहाँ तक टोटल क्लियर हो चुका है। अब कार्बन क्यों पढ़ते हैं और ये कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से क्यों फेमस है? तो कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 24 होता है, वैलेंसी 4 होता है। क्लियर यहाँ पर? तो जो भी चीज का वैलेंसी 4 आता है उसको हम मेटलॉइड बोलते हैं, लेकिन कार्बन एक ऐसा चीज है जिसको हम मेटलॉइड नहीं बोल सकते। अब रीजन क्या है कार्बन को हम मेटलॉइड नहीं बोलने का? बाकी सिलिकॉन जर्मेनियम को हम मेटलॉइड बोल सकते हैं। तो रीजन इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक नया प्रॉपर्टी शो होता है कार्बन का, जिसका नाम है आइसोमर, और इस प्रॉपर्टी का नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमर और आइसोमेरिज्म होता क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें अगर हम मटेरियल का क्वांटिटी को ऊपर नीचे करते हैं, मटेरियल का क्वांटिटी, जो भी मटेरियल उसमें मिला हुआ है उसको अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। पूरा मतलब ये हो गया कि मेल्टिंग, मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों चीज में बहुत ह्यूज डिफरेंस पड़ता है। ह्यूज डिफरेंस मतलब इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इस वजह से इसको हम आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी के नाम से बोलते हैं। जैसे अगर हम मान लो एक गिलास पानी में चीनी और नींबू घोल दिए, डाल दिए, ठीक है, तो चीनी घोला गया और नींबू डाल दिए, तो उसको हम शरबत बोलेंगे। वही चीज में अगर ज्यादा चीनी का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तो भी हम नाम वही लेंगे, नींबू का भी रहेगा तो भी हम नाम वही लेंगे। लेकिन यहाँ पर कार्बन में वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। कार्बन में अगर कोई एक मटेरियल को ज्यादा डाल देते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, ये सारा कुछ चेंजेस हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन ही रखता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी। अब इसके बाद तो हम कार्बन तो पढ़ लिए, समझ में आ गया कार्बन होता क्या है। तो कार्बन मेटलॉइड के कैरेक्टर में ना आके किस में आता है? इसके बाद
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस। ये बोले थे कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे दुनिया का कोई सा भी सामान, मतलब दुनिया का कोई सा भी कंपाउंड बनाया नहीं जा सकता, सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट। लेकिन और ये एक अपना सिद्धांत दिए जिसको कहेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब ये हुआ, वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब ये है कि स्वयं भगवान आकर अगर इसको बनाने का कोशिश करेंगे तो भी ये शायद बन नहीं सकता। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जो इन्हीं के स्टूडेंट थे, जिनका नाम था ओहलर। कहीं कहीं पर वोहलर लिखाता है और कहीं कहीं पर ओहलर लिखाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो वो प्रूफ किए कि कार्बन ही एक ऐसा मटेरियल है, एलिमेंट है, जिससे दुनिया का मैक्सिमम कंपाउंड बनाया जा सकता है। और सबसे पहला अगर कोई कार्बन का कंपाउंड बना है तो वो है यूरिया। ठीक है, तो यहां तक हम क्लियर हो चुका है। तो अब कार्बन कैसे फॉर्मेशन करता है किसी भी चीज का, तो कार्बन के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन जानने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली कार्बन जो है बहुत वास्ट चैप्टर है, इसको समझने के लिए हम एक वीडियो में हम इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है कार्बन का पूरा प्रॉपर्टी जानना है, फिर इसमें फंक्शनल ग्रुप जानना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जानना है, एएनई मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जानना है, ये सारा कुछ है। तो एक वीडियो में इसको मैनेज करना नामुमकिन सा है। अगर हम करेंगे तो 2-3 घंटा 4 घंटा का वीडियो बन जाएगा, समझ में तुमको भी नहीं आएगा। इसी वजह से हम कार्बन का स्प्लिट करके सारा वीडियो बनेगा कि ताकि आसानी से समझ में आ सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन कैसे फॉर्मेशन करता है, तो कार्बन को 4 एटम चाहिए, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। 4 एटम चाहिए स्टेबल करने के लिए, या फिर 4 एटम को हम बात करें तो या तो ये लूज करेगा या तो ये गेन करेगा। तो लूज और गेन करने से पहले तो ये एक नया फॉर्मेट बनाएगा जिसको हम कहेंगे शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, और वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट मतलब ये 4 का फॉर्मेट बनाता है, इसीलिए इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब ये कैसे काम करेगा, तो हम इससे पहले हम आयनिक फॉर्मेशन समझ जाते हैं। हालांकि ये सब सारा का वीडियो हम आयनिक फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, ये सारा कुछ का वीडियो हम अपडेट कर चुके हैं। ठीक है, जो नहीं देखे हैं उसका सीरीज बना हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के फॉर्मेट से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो बेसिक केमिस्ट्री है। जो नहीं देखे वो जाके वो वीडियो को देख सकते हैं, फिर केमिस्ट्री और इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो हम आयनिक फॉर्मेशन पढ़ते हैं। आयनिक फॉर्मेशन क्यों होता है, इसका नाम, दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होता क्या है, तो कोई भी मेटल कोई भी नॉन मेटल के साथ मिलके जब एक रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट, एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है, वो होता है आयनिक फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे Na और Cl। Na हो गया मेटल, Cl हो गया नॉन मेटल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अब इसको 7 और चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, 7 और चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसको 1 और चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये तो 7 कोई दे नहीं पाएगा, तो दूसरा ऑप्शन ये लेगा कि हम एक अगर लूज कर लेते हैं तो हम अपने आप में स्टेबल हो जाते हैं, और इसको एक गेन कर लेगा, इसको अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। तो जब ये लूज करता है तो ये कैटायन बनाता है, और जब ये गेन करता है तो ये आयनायन बनाता है। तो ये हो जाएगा Na प्लस, क्योंकि 1 लूज कर रहा है, और Cl माइनस क्योंकि ये 1 लूज कर रहा है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो अब जब हम चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 288। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
तो आ गया NaCl। तो एक मेटल एक नॉन मेटल जब ये बना तो ये आयनिक फॉर्मेशन बन गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अब कार्बन का फॉर्मेट हम समझते हैं। तो कार्बन क्या फॉर्मेट करता है? तो कार्बन शेयरिंग ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेट करता है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड के फॉर्मेट से काम करता है। तो अब ये शेयरिंग ऑफ बॉन्ड कैसे काम करता है, तो उससे पहले हम समझते हैं पहला कंडीशन, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक है, इसको स्टेबल करने के लिए ये डुप्लेट फॉर्म करेगा। जब ये हाइड्रोजन डुप्लेट फॉर्म करेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ है इसका, और एक और हाइड्रोजन यहाँ है, ये इसका ऐसे ले लिया और ये इसका ऐसे ले लिया, तो बन गया तो H। ठीक है, तो ये पहला हो गया। तो ये सिंगल फॉर्मेट में काम कर रहा है, एक ही ले रहा है, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे H। अब हम ऑक्सीजन में देखते हैं। ऑक्सीजन को चाहिए, ऑक्सीजन रहता है 6, 2 2 4 2 6, इसको भी चाहिए 8 टोटल स्टेबिलिटी के लिए। तो ये O डबल बॉन्ड बनाया, तो इसको हम कहेंगे डबल बॉन्ड। इसी तरह हम N के फॉर्मेट से लेते हैं। नाइट्रोजन में 5 रहता है, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह यहाँ 1 2 3 4 5, इसको भी स्टेबल के लिए 8 चाहिए और इसको भी स्टेबल के लिए 8 चाहिए। तो अब ये बन जाएगा N, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। बहुत अच्छा। एक हम सिंगल बॉन्ड भी समझ गए, एक डबल बॉन्ड भी समझ गए, एक ट्रिपल बॉन्ड भी समझ गए। तो कार्बन भी यही फॉर्मेट में काम करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी हमको बॉन्ड समझ में आ गया, कार्बन समझ में आ गया, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड फाउंड करता है। अब सवाल यहाँ पर ये आया कि कार्बन शेयरिंग ऑफ बॉन्ड ना करके या कोवैलेंट बॉन्ड ना करके वो आयनिक फॉर्मेशन में बात करे। आयनिक फॉर्मेशन, इज दैट पॉसिबल? क्या ये हो सकता? तो हम जानने का कोशिश करते हैं। तो जैसे हम जानने की कोशिश करते हैं, तो पहला कंडीशन, जब कार्बन को स्टेबल के लिए, वो ऑलरेडी 4 है, उसको स्टेबिलिटी के लिए 4 और चाहिए। ठीक है, तो 4 और चाहिए या फिर 4 लूज करेगा। जैसे 4 और चाहिए तो 2 और 8 हो जाएगा, और जैसे 4 लूज करेगा तो 2 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में वो स्टेबिलिटी फॉर्म करता है, लेकिन ये दोनों कंडीशन पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अगर वो लूज करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटीज नहीं है लूज करने की जगह पर। हम बोलेंगे 1 लूज करो चल सकता है, 2 लूज करो चल सकता है, 3 लूज करो चल सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे 4 लूज करो। तो ये पॉसिबिलिटीज कार्बन के साथ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि एक जब लूज करता है तो थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, 2 को और एनर्जी, 3 को और एनर्जी, लेकिन 4 को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो इम्पॉसिबल हो सकता है। सेकंड कंडीशन, हम बोलते हैं एक काम करो, 4 लूज ना करके 4 और गेन कर लो। तो जब 4 और गेन करना, तो इसका मतलब इसका प्रोटॉन का वैल्यू 6 था, अब इसका हमको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 6 + 4 10 बनाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, एक टीचर 10 बच्चा या 20 बच्चा को पढ़ाता है, मैनेज कर सकता है, लेकिन एक अकेला टीचर 200 बच्चा को पढ़ाएगा तो कितना डिस्टरबेंस होगा? 200 बच्चा अलग हल्ला करेगा, ये सब करेगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अकेले से डिफिकल्ट हो जाएगा होल्ड करने का। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। हम पहले बोले होता तो, अगर कार्बन अपना कैरेक्टरिस्टिक आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेट से बनाने का कोशिश करता, हालांकि ये इम्पॉसिबल है। इस वजह से ये सब कंडीशन अगर होता है, इस वजह से कार्बन का पॉसिबिलिटीज नहीं है बनने का। क्लियर है? अब एक वर्ड होगा जिसका नाम होगा कैटेनेशन। कैटेनेशन होता है कि कार्बन अपना
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, मतलब कार्बन अपना कार्बन के साथ मिलते 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 एक लंबा ब्रांच बना सकता, मतलब चेन बना सकता है, कार्बन मिलते मिलते एक ब्रांच बना सकता है। तो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। वो अपने जैसा को मिलाते 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 एक बहुत लंबा चेन बना देगा। तो वो होता है, जिस तरह ट्रेन देखे हो, एक बोगी, दो बोगी, तीन बोगी, उस टाइप से पूरा कंटिन्यू रहता है, तो वही होता है। इसके बाद आता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी टेट्रा मतलब चार, वैलेंसी मतलब वैलेंसी। तो कार्बन के पास में कैपेबिलिटी होता है बॉन्डिंग विथ 4 एटम। कैपेबिलिटी है 4 और चाहिए इसको, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। यहां तक टोटल क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है एक ऐसा चीज जिसमें सिर्फ कार्बन का क्वालिटी पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन का क्वालिटी पाया जाता है एक ऐसा चीज जो होता है अमॉर्फस फॉर्म। तो अमॉर्फस फॉर्म में 4 हो जाता है, हालांकि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हम 3-4 ही पढ़ते हैं। तो पहला होता है पीट, दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है, ये सारा कुछ कोल का फॉर्मेट होता है। ये सब का परसेंटेज रहता है कार्बन का, जैसे 40 से 60% ऑफ कार्बन, 60 से 70% ऑफ कार्बन। अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मेट रहता है, 70 से 80% एंड 80 अबव। तो ये कार्बन का क्वालिटी बताता है। ये जितना अच्छा, ज्यादा कार्बन का फॉर्मेट रहता है उतना अच्छा ये इग्नाइट करता है, उतना अच्छा ये बेस्ट फ्यूल माना जाता है। तो ये सारा कुछ कोल का पार्ट होता है। ये हो गया अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अब ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक नया चीज जिसका नाम है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता क्या है? एलोट्रोप्स का मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें फिजिकल चेंज बट केमिकल सेम। फिजिकल चेंजेस होता है लेकिन केमिकल चेंजेस नहीं होता। केमिकल चेंजेस में एज इट इज रहेगा और फिजिकल चेंजेस में उसका बहुत सा चेंजेस हो जाता है। तो पहला एलोट्रोप्स में अगर हम बात करते हैं, पहला होता है डायमंड। ठीक है, डायमंड होता है पहला एलोट्रोप्स। इसके बाद आ जाता है ग्रेफाइट। इसके बाद आ जाता है बकमिस्टर फुलेरेन। हालांकि इसका नाम हम नॉर्मल लिख रहे हैं, फुलेरेन। इसका पूरा डिटेल अभी हम बता देंगे। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरेन, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब का अलग अलग रहेगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम रहेगा। मतलब अगर इसको हम जलाएंगे विथ प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये सिर्फ कार्बन का ही देगा, बाकी और कुछ नहीं देगा। मतलब अगर हम डायमंड को भी जला दे तो भी कार्बन देगा, ग्रेफाइट को जला दे तो भी कार्बन ही देगा, बकमिस्टर फुलेरेन मतलब फुलेरेन को जला दे तो भी ये कार्बन ही देगा। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इसका पूरा का अलग अलग होता है। पहला चीज, ये डायमंड जो होता है ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है, एवर नोन। दूसरा, ये ब्रिलियंस रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, हार्डेस्ट होता है, ब्रिलियंस, ब्रिलियंस मतलब चमकदार होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कलरलेस रहता है। और इसका जो चारों कार्बन का ये रहता है वो कहीं ना कहीं एक ब्रांच बनाता है। जैसे ये एक कार्बन है, मान लो हम ये चीज को देख रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो अब ये भी 4 से मिलेगा, ये भी 4 से मिलेगा, ये भी 4 से मिलेगा।
तो इसका कोई सा भी इलेक्ट्रॉन खाली मौजूद नहीं रहता। तो इसमें कोई सा भी खाली मौजूद नहीं रहता, मतलब नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये नॉन कंडक्टर हो जाता है। लेकिन इसको अगर हम जैसे जलाते हैं तो ये सिर्फ कार्बन फॉर्म करेगा। क्लियर? अब हम ग्रेफाइट में आते हैं। तो ग्रेफाइट क्या होता है? पहला ग्रेइश ब्लैक कलर का रहता है। ये स्मूथ और स्लिपरी रहता है। ठीक है, इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिर्फ एक कैरेक्टर है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब अगर इसका हम 7000 8000 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो इसका 4000-5000 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन कंफर्मेशन के लिए तो हम तो हाई ही ना बोलेंगे, क्योंकि 100-200 रहेगा तो हम लो बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 4000 है, यहाँ मान लो 8000, तो हम लिखेंगे तो हाई मेल्टिंग पॉइंट ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका कलर के फॉर्मेट से हम बता देंगे। इसमें जो रहता है कार्बन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कार्बन है 1 2 3 से मिला हुआ है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो कंडक्टर हो जाएगा। 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये हेक्सागोनल फिगर बनाता है। हेक्सागोनल मतलब रिंग बनाएगा, हेक्सागोनल रिंग बनाएगा। फॉर्मेट में कार्बन का कैरेक्टर को लेके वो हेक्सागोनल रिंग बनाएगा। जैसे एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड। ये 8 हो गया। इसी टाइप से 6 होता है, 5 में होता है पेंटागन। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। ये इस टाइप से हेक्सागोनल रिंग बनाता है। और इस हेक्सागोनल रिंग के बीच में विक वैंडर वॉल फोर्स रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ग्रेफाइट का। अब हम थर्ड में आते हैं, तो होता है बकमिंस्टर फुलेरेन। बकमिंस्टर फुलेरेन, इसको हम C60 के नाम से भी बोलते हैं। इसको हम C60 के नाम से भी डोनेट करते हैं। ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। अब ये 12 पेंटागन और 20 हेक्सागोनल फिगर बनाता है। 20 हेक्सागोनल फिगर और 12 पेंटागन। इसका जो कार्बन का जो चेन बनेगा, तो 12 पेंटागन और 20 हेक्सागोन। 12 पेंटागोनल फिगर और 20 हेक्सागोनल फिगर बनाता है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम एलोट्रोप्स पढ़ लिए, अमॉर्फस फॉर्म पढ़ लिए, कार्बन पढ़ लिए, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिए। अब हम इसके बाद हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इससे पहले हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का हम फॉर्मेट समझा दिए थे। ठीक है, तो यही में आ जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जो चीज का रिक्वायरमेंट है वो चीज मेरे को फुलफिल हो गया, और अनसैचुरेटेड का रिक्वायरमेंट है जो चीज हमको चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कम हुआ। जैसे हम, मेरा घर में खर्चा है 20,000 रुपया और हमको 20,000 रुपया मिल रहा है, तो हमको किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन हो गया, ये सैचुरेटेड हो गया। दूसरा कंडीशन, मेरे घर में खर्चा है 20,000 रुपया, मेरा पेमेंट है 18,000 रुपया, तो हमको कहीं ना कहीं 2,000 रुपया मैनेज करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक अनसैचुरेटेड कंडीशन। दूसरा अनसैचुरेटेड कंडीशन, घर में खर्चा है 20,000 रुपया लेकिन मेरा सैलरी है 10,000 रुपया, तो और बड़ा अनसैचुरेटेड हो गया। उस समय हमको 2 चाहिए, अभी हमको 10 चाहिए। तो यहाँ पर भी वही है,
तो ये जो है सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड बनाएगा और इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो सिंगल बॉन्ड को ऐसे डोनेट किया जाता है, डबल बॉन्ड को डबल से और ट्रिपल को ट्रिपल से। यहां तक क्लियर है? उम्मीद है क्लियर ही होगा। इसके बाद आ जाता है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज होता क्या है? होमोलोगस सीरीज होता है सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप, इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब इसके बाद हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का फॉर्मेट हम समझा दिए। ये होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन समझ लो। इसके बाद हम टोटल CH2 का फॉर्मेट क्या होता है इसको हम समझा देते हैं। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है सक्सेसिव कंपाउंड, मतलब पहला वाला को दूसरा वाला से, दूसरा वाला को तीसरा वाला से, तीसरा वाला को चौथा वाला से जब हम माइनस करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो ये CH2 का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ये जो CH2 का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब इसके बाद आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? atom or a group of atom or a group of atom which makes a carbon compound reactive and decide its function. Atom or group of atom which makes a carbon compound reactive and decide its function. मतलब ये पूरा जब कार्बन हमको CH4 के फॉर्मेट में रहा, मतलब ये टोटल तरीके से एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए। दूसरे कंडीशन में अगर हम बात करें तो 2 कार्बन को 6 हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको लिख देंगे CH3 तो एक कहीं ना कहीं मेरा ये है, तो इसका जो नाम रहेगा इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर है ना, एक नया सामान इसमें हम ऐड कर दिए, तो जैसे हम एक नया सामान ऐड किए तो ये अपना नाम इसको दे देगा और उसका वक्त बदल देगा, हालात बदल देगा, सारा कुछ बदल देगा, स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, फंक्शन चेंज, मतलब सब कुछ कैरेक्टर चेंज करा देगा। तो इसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप IUPAC नोमेनक्लेचर के फॉर्मेट में आएगा, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन उसको ऐसा फॉर्मेट से समझ जाना है कि प्रॉब्लम क्रिएट कभी नहीं। और IUPAC नोमेनक्लेचर कार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज उसको हम डील नहीं कराएंगे क्योंकि समझ भी तो आना चाहिए ना। तो इस वजह से हम आराम से उसको समझा देंगे ताकि IUPAC नोमेनक्लेचर टोटल तरीके से एक बार अगर अभी समझ गए तो बाद के लिए तुम्हारा परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अब कार्बन का हम सैचुरेटेड बताना है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो कार्बन एक अपना ग्रुप का फॉर्मेट रखता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा, तो ये 10 फॉर्म में ये सीरीज बनाता है जिसको हम ANE, ENE, YNE बोलते हैं, ठीक है ना। ANE, ENE, YNE। इसमें अभी हम फंक्शनल ग्रुप एक और ऐड कर रहे थे जिसके लिए एक और फॉर्मेट आ जाए जिसको हम कहेंगे YL, ठीक है। तो पहला कंडीशन में जब कार्बन एक रहा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? जब कार्बन एक रहा तो उसको हम कहेंगे मीथ। जब कार्बन 2 रहा तो उसको कहेंगे ईथ। जब कार्बन एक रहा तो मिथ बोलेंगे, 2 रहा ईथ, 3 बोलेंगे तो प्रोप, 4 बूट, 5 पेन, 6 हेक्स, 7 हेप्ट,
8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डिक। अब अगर यही सैचुरेटेड में रहा मतलब ये सिंगल बॉन्ड और ये दोनों तो अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2 और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1। तो इस फॉर्मूला से अगर हम 1 का फॉर्मेट लेते हैं, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 तो आ जाएगा C1H4, जिसका हो गया CH4। इसी तरह अगर हम कार्बन 3 ले लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 तो C3H8। तो इस फॉर्मेट से हम इसको लिख देते हैं। तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5 H12 C6 H14 C7 H16 C8 H18 C9 H20 C10 H22। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड है एनी ग्रुप में है तो इसको हम लिखेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। अगर हम बोलेंगे मीथेन का बताओ तो CH4 बोलेंगे, बुटेन का तो C4H10 बोलेंगे, हेप्टेन का तो C7H16 बोलेंगे। यही चीज ENE में आ जाएगा तो CnH2n का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो पहला कंडीशन में मीथेन पॉसिबल नहीं है और दूसरा कंडीशन में मिथाइन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब जब मीथेन और मिथाइन पॉसिबल नहीं है तो बाकी सब पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6 H12 C7 H14 C8 H16 C9 H18 C10 H20। यहाँ पर तो ये हो जाएगा C2H2 C3H4 C4H6 C5H8 C6 H10 C7 H12 C8 H14 C9 H16 C10 H18। तो ये सारा कुछ नाम है मीथेन। अगर हम बोलेंगे हेप्टाइन बोलो तो हेप्टाइन के लिए हम लिखेंगे C7H12। अगर हम बोलेंगे हेप्टीन बोलो तो C7H14 है। यही चीज अगर हम बोलेंगे हेप्टेन बोलो तो C7H16 बोलेंगे। यही चीज है, यहाँ पर हम फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। तो ये है CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 C6H13 C7H15 C8H17 C9H19 और C10H21। तो ये हो गया YL ग्रुप। अगर हम बात करें हेप्टाइल तो हम C7H15 बोल देंगे। क्लियर यहाँ तक? ये तुम्हारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मतलब ANE ENE YNE YL ये सारा कुछ काम अभी तक क्लियर कर लिए और हम लोग का सीरीज भी बता दिए। ये सारा कुछ अभी तक में इतना ही रहने दो। अब हम इसको हम नेक्स्ट क्लास में और हम डील करेंगे, क्योंकि हम कार्बन का फॉर्मेट हम पहले बता दिए। ये बहुत वास्ट चैप्टर है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। इसको समझ गए तो बाद का कार्बन मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इस वजह से स्टेप बाय स्टेप को अगर हम समझते जाते हैं तो हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद यूजेस ऑफ ANE ENE YNE, फिर OL ग्रुप, बहुत सा ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेट हम पूरा डिटेल से समझेंगे। फिलहाल अभी हम फंक्शनल ग्रुप समझ गए थे, होमोलॉगस सीरीज से समझ में आ गया। ये होमोलॉगस सीरीज में जब काउंट करोगे तो सब कंडीशन में देखोगे CH2 का डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।